हेलो स्टूडेंट, निशा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 प्रोजेक्ट कार्य के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, ये खंड ब के अंतर्गत आता है। तो हम कक्षा 5वीं के प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 के प्रोजेक्ट कार्य के सभी विषयों को इस वीडियो में हल करेंगे। तो सबसे पहले हम विषय हिंदी विशिष्ट के प्रोजेक्ट कार्य के क्वेश्चंस को हल कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर सामान्य सी जानकारी भर लेनी है, जैसे विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, शाला का नाम और कक्षा। इसके पश्चात आप लोगों को प्रश्नों को हल करना है। खंड ब, ठीक है, निर्देश दिए हुए हैं। प्रश्न को पढ़कर निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला है, ये हम हिंदी विषय को कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने मित्रों के साथ कुछ खेल खेलते होंगे, उसी आधार पर लिखिए आपके द्वारा खेले जाने वाले खेलों के नाम, ठीक है। तो आप लोग जो अपने मित्रों के साथ खेल खेलते हैं, उन खेलों के यहाँ पर नाम लिख लेना है, ठीक है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है खो खो, सांप सीढ़ी, फुटबॉल, कबड्डी, कैरम, शतरंज, क्रिकेट, गिल्ली डंडा। तो आप लोग भी इस प्रश्न का उत्तर इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। अब चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आपके द्वारा खेले जाने वाले खेलों की खेल सामग्री के चित्र बनाइए या ढूंढकर चिपकाइए और चित्र के नीचे उसका नाम भी लिखिए। तो बच्चों, आप लोगों को यहाँ पर देखिए क्या करना है कि आप लोग जो खेल खेलते हो उसकी खेल सामग्री के यहाँ पर चित्र बना लेने हैं और साथ में उन चित्रों के नीचे आप लोगों को यहाँ पर उनके नाम लिख देना है। तो देखिए, ये क्या है, बैट बॉल मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर नाम नीचे लिख देंगे बैट बॉल। ये है कैरम बोर्ड, तो लिख देंगे कैरम बोर्ड। ये है फुटबॉल, तो यहाँ पर लिख देंगे फुटबॉल। ये है हॉकी स्टिक, तो यहाँ पर लिख देंगे हॉकी स्टिक। और ये है पासा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम पासा, ठीक है। अगला है, देखिए, किन्हीं दो मनपसंद खिलाड़ियों के चित्र बनाकर या चिपकाकर उनके नाम लिखिए। तो आप लोगों को यहाँ पर आपके जो दो मनपसंद खिलाड़ी हैं उनके चित्र यहाँ पर चिपका लेने हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया है सचिन तेंदुलकर और सानिया मिर्जा। तो आप इनके चित्र यहाँ पर चिपका सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, निम्नलिखित संकेतों के आधार पर वर्ग पहेली हल कीजिए। तो देखिए, हमें यहाँ पर वर्ग पहेली दे रखी है, तो इसे हमें हल करना है, ठीक है। और यहाँ पर प्रिंटिंग ना अच्छे से नहीं हुई थी, तो मैंने यहाँ पर देखिए अच्छे से इस तरीके से बना लिया है ना, मतलब लाइन खींच लिया है। तो देखिए, बाएं से दाएं यदि हम चलेंगे तो इसमें पहला क्वेश्चन है, जो मन को सुहाता है, ठीक है। तो बाएं से दाएं यदि हमें चलना है तो इस तरफ से हमें इस तरफ आना है, ठीक है। तो मन को सुहाने वाला शब्द क्या हो जाएगा, सुहावना। तो देखिए, सुहावना, तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिख देंगे। अगला है, शरीर का भाग जिसमें खून दौड़ता है, ठीक है। सेकंड नंबर पर देखिए, सेकंड कहाँ दिया हुआ है, थर्ड नंबर है, सॉरी, हाँ, सेकंड नहीं दिया हुआ है। शरीर का भाग जिसमें खून दौड़ता है, तो देखिए थर्ड नंबर पे शरीर का भाग जिसे खून दौड़ता है क्या हो जाएगा, नस। तो देखिए नस। इस तरीके से हमें बाएं से दाएं चलना है, ठीक है। फिर है परेशान करना, तो फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर कहाँ है, ये है परेशान करना, मतलब होता है सताना। तो सताना हमें बाएं से दाएं लिख देना है। फिर है गीला का पर्याय, 5 नंबर पे है, तो देखिए गीला का पर्याय हो जाएगा नम। तो न और म, नम, ठीक है। फिर ऊपर से नीचे हमें आना है अब, ठीक है। फूल का पर्यायवाची शब्द फर्स्ट में देखते हैं हम, तो फूल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, सुमन। अब हम क्या काम करेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है सुमन, ठीक है, सुमन। फिर है जंगल का पर्यायवाची शब्द सेकेंड नंबर पे, तो जंगल का पर्यायवाची शब्द हमें ऊपर से नीचे आना है, तो देखिए व और न क्या हो जाएगा, वन। जंगल का पर्यायवाची शब्द वन होता है ना, ठीक है। फिर छठवें में हमें लिखना है जिसे कोई समझ न हो। तो देखिए, छठवें में हमें ऊपर से नीचे आना है, तो जिसे कोई समझ नहीं होती उसे क्या कहा जाता है, ना समझ। तो इस तरीके से हम लिख देंगे। फिर सातवां है महान शब्द की भावनात्मक संज्ञा, ठीक है, 7 नंबर पे
महान शब्द की भावनात्मक संज्ञा हमें लिखनी है तो ये हो जाएगा महानता, महानता। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर भर देना है इस वर्ग पहेली को। फिर देखिए, तो इस प्रकार ये हिंदी के प्रोजेक्ट कार्य में जितने भी प्रश्न दिए हुए थे इनको हमने, मतलब 2 ही प्रश्न दिए हुए थे तो इनको हमने हल या इनका उत्तर लिखा। अब देखिए खंड ब में दूसरा विषय है अंग्रेजी सामान्य। ये भी कक्षा 5वीं का ही है, ठीक है, प्रोजेक्ट कार्य है। तो चलिए आप लोग यहाँ पर सामान्य सी जानकारी भर लेंगे, उसके बाद यहाँ से प्रश्नों को हल करना प्रारंभ करेंगे। तो देखिए सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टॉक टू योर पेरेंट्स अबाउट एनी 5 प्लेसेस दे हैव विजिटेड, आस्क देम व्हाई दीज प्लेसेस आर फेमस फॉर, मेक अ लिस्ट ऑफ देम। अपने माता पिता मतलब अभिभावक से उनके द्वारा घूमे गए स्थानों के विषय में चर्चा करें। उनसे पूछिए कि वे स्थान किस लिए प्रसिद्ध हैं, उनकी एक सूची तैयार करें। तो आपके पेरेंट्स मतलब आपके माता पिता जिन भी फेमस स्थानों में उन्होंने घूमा है, आपको उनके बारे में उनसे चर्चा करनी है और ये भी पता करना है उनसे कि वो क्यों फेमस है, मतलब वो स्थान क्यों फेमस है, ठीक है। तो देखिए टेबल दे रखी है हमें, नेम ऑफ द प्लेस फेमस फॉर, मतलब हमें प्लेस का नाम यहाँ पर लिखना है, स्थान का नाम, और वो फेमस क्यों है ये चीज़ हमें यहाँ पर लिखनी है। तो प्लेस आगरा, आगरा क्यों फेमस है, द ताजमहल, ताजमहल का महल है वहाँ पर, ठीक है। फिर है मतलब ताजमहल है। फिर है दिल्ली, तो दिल्ली क्यों प्रसिद्ध है, इंडिया गेट के कारण, तो हम यहाँ पर इंडिया गेट लिख देंगे। फिर है कोणार्क, तो कोणार्क जो है वो सन टेम्पल, सूर्य मंदिर के लिए फेमस है, तो हम सन टेम्पल यहाँ लिख देंगे। जंतर मंतर, जंतर मंतर ये जयपुर में है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने उल्टा लिख दिया है, जयपुर आपको इस तरफ लिखना है और जंतर मंतर आप इस तरफ लिख देंगे, ठीक है। तो जयपुर जंतर मंतर के लिए फेमस है। फिर भेड़ाघाट, तो भेड़ाघाट क्यों फेमस है, तो धुआंधार फॉल्स के लिए फेमस है, ठीक है। आप यहाँ पर क्या काम करेंगे, 4th नंबर पे ना ये जयपुर को इस तरफ लिख देंगे, मतलब ये प्लेस का नाम है और ये फेमस क्यों है, जंतर मंतर है इसमें, ठीक है, जंतर मंतर के कारण फेमस है, तो इस जंतर मंतर को ना आप इस तरफ लिख देंगे, ठीक है। और अगला है भेड़ाघाट, तो भेड़ाघाट जो है धुआंधार फॉल्स के लिए फेमस है। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आंसर कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, टॉक टू योर पेरेंट्स टीचर्स, फाइंड आउट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द मेन फेस्टिवल्स ऑफ अवर कंट्री एंड राइट इन द गिवन टेबल। अपने अभिभावक या शिक्षक से चर्चा करके देश के प्रमुख त्योहारों के विषय में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित करके दी गई तालिका में भरिए, ठीक है। तो अपने अभिभावक मतलब पेरेंट्स या मम्मी पापा से हमें चर्चा करनी, साथ ही शिक्षक से चर्चा करनी है और अपने देश के जो प्रमुख त्योहार है ना उनके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। तो सीरियल नंबर यहाँ दे रखे हैं, तो हमें यहाँ पर 5 तक सीरियल नंबर लिख लेने हैं। फिर दे रखा है नेम ऑफ द फेस्टिवल, हमें यहाँ पर त्योहार का नाम लिखना है और डे या डेट ऑफ सेलिब्रेशन, मतलब ये किस दिन मनाया जाता है वो उन डेटों को हमें यहाँ पर लिखना है। तो इंडिपेंडेंस डे मतलब स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 15 अगस्त को, तो लिख दिया 15 अगस्त, ठीक है। फिर रिपब्लिक डे मतलब गणतंत्र दिवस, ये 26 जनवरी को मनाया जाता है। फिर है गांधी जयंती, ये 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। फिर है मकर संक्रांति, ये 14 जनवरी को मनाई जाती है। फिर है क्रिसमस डे, ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस तरीके से आप इस टेबल को भर लेंगे। नेक्स्ट है, देखिए अब ये इंग्लिश का जो प्रोजेक्ट कार्य है इसमें भी 2 क्वेश्चन हमें दे रखे थे, तो ये भी खत्म हुआ, ठीक है। अब हम अगला सब्जेक्ट देख लेते हैं जो कि क्या है, गणित, ठीक है। तो खंड ब के ही अंतर्गत आएगा, ये प्रोजेक्ट कार्य है विषय गणित का कक्षा 5वीं का। तो देखिए हल कर लेते हैं। निर्देश है, प्रश्न को पढ़कर निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 है, अपने आसपास से सम्मित वस्तुओं के 3 उदाहरण लिखिए तथा प्रत्येक के सम्मित अक्षों की संख्या भी लिखिए, ठीक है। तो सम्मित वस्तुएं क्या होती हैं, जैसे हमने यदि उस वस्तु को मोड़ा तो वो एक दूसरे को यदि पूरा कवर कर लेना तो ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं,
सममित वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए 3 वस्तुएं लिख दिया है। पहला है वस्तु का नाम यहाँ पर हम लिख देंगे और सममित अक्षों की संख्या यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये ताला, तितली और बाल्टी 3 वस्तुएं मैंने लिख दी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सममित अक्षों की संख्या कितनी हो जाएगी। यदि मैं यहाँ पर ताले के बीचों बीच से ना सममित अक्ष खींचूं, तो जब हम इसको कागज में यदि समझें और कागज में यदि ये चित्र हो और इसको हम यहाँ सममित अक्ष जो बनी हुई है इससे मोड़ें, तो ये एक दूसरे को दोनों साइड पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, सेम यहाँ तितली में भी और बाल्टी में भी। इसीलिए यहाँ पर सममित अक्ष कितनी आ रही है, 1 1 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ भर लेंगे। अब है बी नंबर का, नीचे लिखे अंग्रेजी के अक्षरों में सममित अक्ष खींचिए। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पर इस तरीके से खींचना है कि यदि हम इसे मोड़ें तो ये दोनों साइड एक दूसरे को पूरा कवर कर लें। तो ए में हम यहाँ इस तरीके से खड़ी सममित अक्ष खींच लेंगे, बी में आड़ी, सी में भी आड़ी, डी में आड़ी, ई में आड़ी और एच में भी आड़ी। ठीक है, इस तरीके से आप सममित अक्ष खींच लेंगे। फिर प्रश्न 2 है, आपके परिवार में आपके माता पिता, भाई बहन एवं दादा दादी के सुबह जागने का समय, रात्रि में सोने का समय पूछकर लिखिए तथा सारणी को पूरा कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपके परिवार में आपके माता पिता, भाई बहन एवं दादा दादी के सुबह जागने का समय क्या है और रात्रि में सोने का समय क्या है, वो चीज़ हमें यहाँ पर लिखनी है। तो क्रमांक 6 तक है, हमें यहाँ पर नाम लिख लेना है, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी। ठीक है, आपसे संबंध क्या है इनका, तो ये पुत्र का है, यहाँ पर भाई का हो जाएगा, बहन का, पोता का। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखिए माता, फर्स्ट क्रमांक है माता, आपसे संबंध है इनका पुत्र का, सुबह जागने का समय है इनका 5:30 बजे और रात्रि में सोने का समय है 10:30 बजे। पिता का, ठीक है, तो पिता का संबंध आपसे क्या हो जाएगा, पुत्र का, सुबह जागने का समय है पिता का 6 बजे और रात्रि में सोने का समय है 10:30 बजे। फिर भाई का, ठीक है, तो भाई का संबंध क्या हो जाएगा आपसे, भाई का ही होगा। ठीक है, ये उठते हैं 6:30 बजे मॉर्निंग यानी सुबह में और रात्रि में सोते हैं 10:30 बजे। ठीक है, बहन, तो यहाँ पर आपसे संबंध की जगह आप लिख देंगे बहन का संबंध है, सुबह जागने का समय इनका हो जाएगा 6:30 बजे और रात्रि में सोने का समय हो जाएगा 10:30 बजे। फिर दादाजी, ठीक है, तो इनसे आपका क्या संबंध होगा, पोता का, ये उठते कितने बजे हैं, 6 बजे और सोते कितने समय है, 10 बजे। दादी का, ठीक है, तो दादी से आपका संबंध क्या होगा, पोता का ही होगा। ठीक है, ये मॉर्निंग में 6 बजे उठती हैं और रात्रि में 10 बजे सोती हैं। फिर है उक्त सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे कम कौन सोता है, तो सबसे कम टेबल के अनुसार देखिए मम्मी जो हैं या माता सबसे पहले उठती हैं और सबसे लेट सोती हैं। इसका मतलब जागता कौन, सबसे कम सोता कौन है, तो माता सोती हैं। ठीक है, सबसे अधिक कौन सोता है, तो भाई तथा बहन सोते हैं। आप टाइमिंग के हिसाब से देख लेंगे। सुबह सबसे पहले कौन जागता है, तो माता जागती हैं और रात्रि में सबसे देर से कौन सोता है, तो माता सोती हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इन प्रश्नों को हल किया प्रोजेक्ट कार्य के। ठीक है, ये मैथ्स का प्रोजेक्ट कार्य था। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट सब्जेक्ट पर्यावरण के प्रोजेक्ट कार्य को हल करेंगे या इनके प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। ठीक है, ये भी खंड ब के अंतर्गत आएगा। आप लोगों को यहाँ पर सामान्य सी जानकारी भर लेनी है। कक्षा 5वीं विषय पर्यावरण अध्ययन के लिए जो प्रोजेक्ट कार्य हमें दिया गया है उसे हम हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रश्न पहला है खंड ब में, देश की कोई 2 ऐतिहासिक इमारतों के चित्र चिपकाइए एवं उनके बारे में नीचे दी गई तालिका में जानकारी लिखिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऐसी टेबल बनी हुई है, तो मैंने यहाँ पर इमारत का चित्र बनाया हुआ है जो कि क्या है, लाल किला। इमारत के बारे में जानकारी हम क्या देंगे कि लाल किला क्यों फेमस है, किससे बना है, क्या है उसके पीछे की हिस्ट्री। ठीक है, तो लाल किला सलीमगढ़ के पूर्वी क्षेत्र पर स्थित है। इसको अपना नाम लाल बलुआ पत्थर की प्राचीर एवं दीवार के कारण मिला है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, फिर है सेकंड, मैंने यहाँ पर ऐतिहासिक जो इमारत है वो बनाई हुई है। ठीक है, वो है कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार के बारे में यहाँ पर हम लिख देंगे, कुतुब मीनार भारत दक्षिण दिल्ली शहर में मेहरौली भाग में स्थित ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। इसकी ऊंचाई
72.5 मीटर है। इस तरीके से आप यहाँ चित्र बना करके इसके नीचे नाम लिख देंगे और इसके बारे में साइड में लिख देंगे। अब बी नंबर का प्रश्न है, अतीत से लेकर वर्तमान तक भवन निर्माण में क्या अंतर आया है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, अतीत में भवन निर्माण में पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, जबकि वर्तमान में ईंटों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आप यहाँ उत्तर लिख देंगे। फिर प्रश्न सी है, इन इमारतों के चित्र को देखकर इनके अंदर का नक्शा अपनी कल्पना के आधार पर बनाइए। तो उत्तर हो जाएगा, इन इमारतों में अंदर संग्रहालय, रंगमहल, दीवाने आम और दीवाने खास जैसी सुंदर रचनाएं हैं। प्रश्न 2, अपने आसपास के जल स्रोतों से पानी इकट्ठा करके नीचे दी गई टेबल में उस स्रोत के पानी के बारे में लिखिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर टेबल दे रखी है, इसे हमें भर लेना है। ठीक है, पानी का स्रोत, तो मैंने यहाँ फर्स्ट नंबर पे लिखा है हैंडपम्प, और हैंडपम्प में देखिए फिर हम आगे यहाँ पर पूरा फिल या भरते जाएंगे। ठीक है, पानी का रंग है, हैंडपम्प के पानी का रंग नीला होता है। क्या पानी पीने योग्य है? तो हाँ, हैंडपम्प का जो पानी है वो पीने योग्य होता है। पीने योग्य पानी का स्वाद कैसा होगा? मीठा होगा, तभी तो हम पी रहे हैं। ठीक है, हैंडपम्प का जो पानी होता है वो मीठा होता है। उस स्रोत में पानी कहाँ से आया? तो वो भूतल से आता है। हैंडपम्प में पानी जो है वो भूतल से आता है। इसी प्रकार देखिए सेकंड नंबर पे कुआं, तो पानी का रंग इसमें भी नीला हो जाएगा। क्या पानी पीने योग्य है? तो हम सभी जानते हैं कुआं का पानी जो होता है पीने योग्य होता है। पीने योग्य पानी का स्वाद मीठा है। ठीक है, उस स्रोत में पानी कहाँ से आया? तो यहाँ पर भी कुआं में भी भूतल से आया। ठीक है, अगला मैंने लिखा है तालाब। तालाब का जो पानी है वो हरा नीला कलर का होता है, काई सी जम जाती है ना, इसलिए इसका कलर हरा नीला होता है। ठीक है, ये पीने योग्य पानी नहीं है। और इसका स्वाद कैसा होता है? खारा। और ये आता कहाँ से है? तालाब में पानी कहाँ से आता है? आसपास की नालियों से। ठीक है, अगला मैंने लिखा है झरना। तो झरना का पानी भी नीला कलर का हो जाएगा, ये पीने योग्य पानी नहीं होता है, ये खारा पानी होता है। और ये कहाँ से आता है? झरनों में नदियों से आता है। ठीक है, फिर अगला मैंने लिखा है नदी। तो नदी का पानी नीला होता है, ये भी पीने योग्य नहीं होता है, इसका स्वाद खारा होता है। और नदी में पानी आने के स्रोत क्या होते हैं? झीलों और झरनों से नदी में पानी आता है। तो इस प्रकार से हमें टेबल भर लेनी है। फिर ए नंबर का क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, जिन स्रोतों का पानी पीने लायक नहीं था उसका क्या कारण हो सकता है? तो उत्तर आ जाएगा, जल के स्रोतों में घुलित लवण, निलंबित कण, सूक्ष्म जीवाणु तथा अन्य गंदगी के कारण कई जल स्रोतों का पानी पीने लायक नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ उत्तर लिख लेंगे। अगला है बी नंबर का, पीने लायक पानी कैसा होता है? तो पीने योग्य पानी जीवाणु रहित होता है। ठीक है, साफ एवं शुद्ध होता है या शुद्ध होना चाहिए। पीने योग्य पानी में कोई भी लवण घुला नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से हम पीने लायक पानी कैसा होता है इसमें इस प्रकार का उत्तर लिख सकते हैं। फिर सी नंबर का क्वेश्चन है, अगर गलती से गंदा पानी पी लिया जाए तो क्या होगा? ठीक है, तो अगर गलती से गंदा पानी पी लिया जाए तो हम बीमार पड़ जाएंगे। इस प्रकार से आप यहाँ पर उत्तर लिख देंगे। फिर डी नंबर का है, जिन स्रोतों का पानी गंदा था उसके पानी के गंदा होने के क्या कारण हो सकते हैं? तो उत्तर आ जाएगा, जिन स्रोतों का पानी गंदा था उसके गंदा होने का कारण उसमें उपस्थित जीवाणु, निलंबित कण तथा लवण था। ई नंबर का प्रश्न है जो कि पर्यावरण के प्रोजेक्ट का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, गंदे पानी को पीने लायक कैसे बनाया जा सकता है? तो देखिए पानी को उबाल कर हम गंदे पानी को पीने लायक बना सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पे मैंने लिख दिया है, वाटर फिल्टर का प्रयोग करके हम गंदे पानी को पीने योग्य बना सकते हैं। इसको क्लोरीनेशन करके गंदे पानी को पीने योग्य बनाया जा सकता है। और फोर्थ पॉइंट मैंने लिखा है, हेलोजन टैबलेट के प्रयोग से हम गंदे पानी को पीने योग्य बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कक्षा 5वीं के प्रतिभा पर्व मूल्यांकन 2021-22 प्रोजेक्ट कार्य के चारों सब्जेक्ट का उत्तर हमने इस एक ही वीडियो में जाना। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि मेरे चैनल निशा क्लासेस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।